नमस्कार। आज समझने की कोशिश करते हैं स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑडियोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि ऑडियोलॉजी क्या है, वो लोग क्या करते हैं, और जैसे जैसे ऑडियोलॉजी के बारे में जानकारी बढ़ती है किस तरह से उनके काम का दायरा बढ़ जाता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट कौन है? ऑडियोलॉजिस्ट पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक 4 साल का कोर्स किया होगा BASLP का, जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में अवेलेबल है वो। तो ऑडियोलॉजिस्ट करता क्या है? ऑडियोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ हियरिंग। तो पहली बात तो ये है कि सुनने में किसी तरह की कोई कमी हो उसको जांचता है और उसके लिए नॉन मेडिकल उपाय तय करता है। यानी कि सुनने में जो कमी है उसको जांचता है और उसके लिए हियरिंग एड्स देगा, उसके लिए हियरिंग कंजर्वेशन करेगा, जो भी करेगा। तो सुनने की कमी। दूसरी, बैलेंस या संतुलन में अगर कोई कमी हो जाए तो उसको भी जांचता है और उसके लिए यथायोग्य जो करना है वो करता है, हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस कुछ करता है। तीसरा, अगर कान में सीटी जैसी कोई आवाज़ आ रही हो, टिनाइटस जिसे हम बोलते हैं, उसे भी जांचता है और उसके लिए भी थेरेपी देता है। पर ये सारे, चाहे वो हियरिंग डिसऑर्डर हो, बैलेंस डिसऑर्डर हो, टिनाइटस हो, इन तीनों को एक ऑडियोलॉजिस्ट नॉन मेडिकली ट्रीट करता है। ध्यान रखिएगा, दवाई नहीं देता। हो सकता है कि वो कान का मशीन दे, हो सकता है वो असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस दे, हो सकता है वो थेरेपी दे अलग अलग तरह के, चाहे वो टिनाइटिस के लिए हो या वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन के लिए हो, लेकिन दवा नहीं देता है, नॉन मेडिकली ट्रीट करता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा कि किस तरह से वो काम करता है। काम अमूमन जब कोई व्यक्ति आए, सुनने में कमी हो, तो जांच करता है। जांच कैसे करता है? मशीनों के द्वारा करेगा या बिना मशीन के करेगा? तो बिना मशीन के जब करेगा तो उसे हम केस हिस्ट्री कहते हैं, या जिसको हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं या स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो तमाम तरह के सवाल पूछेगा कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस सिचुएशन में आप नहीं सुन पाते हैं, जिससे ये जानने की कोशिश करेगा कि सुनने में कमी जो है वो कहाँ है, कैसी है, कितनी मात्रा में है। दूसरा, ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल टेस्ट्स। तो स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल टेस्ट प्योर टोन ऑडियोमेट्री हो सकता है कि कान में हेडफोन लगाया और सीटी जैसी आवाज़ आई, कूं कूं, और हाथ ऊपर करके इशारा करके बताना पड़ता है कि हाँ सुना कि नहीं सुना। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मैं कुछ बोलूँ, स्पीच इनपुट और स्पीच ऑडियोमेट्री, वही बातें व्यक्ति या बच्चा सुन रहा है और उन्हें दोहराता है, स्पीच ऑडियोमेट्री हो सकता है। तीसरा, कुछ भी ना बोलना पड़े, कान के अंदर अगर एक इंस्ट्रूमेंट डाल दिया जाए इम्पीडेंस जैसा, और वो क्या करेगा, वो अलग अलग तरह का प्रेशर और साउंड देगा और ये पता चलता है कि बीच का कान कैसे चलता है। या सोना पड़े, इलेक्ट्रोड्स अलग अलग चिपका दिए जाएं, जैसे कि ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स में किया जाता है। आवाज़ें आए और पता चले कि आपका नर्व पाथवे कैसा काम कर रहा है। तो इस तरह से कई एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिसके माध्यम से जांच की जाती है कि व्यक्ति सुनता किस तरह से है, और साथ ही साथ अगर ये ज़रूरत पड़े तो बैलेंस उसका कैसा है। ये दो चीज़ें जांच करता है। जांच करने के बाद क्या करता है? जांच करने के बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुनने में कमी हो और ये पता चले कि दवा से मदद नहीं मिलेगा या दवा से मदद मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ सुनने में कमी इतनी हो गई है कि कान की मशीन चाहिए, तो एक सही तरीके का मशीन देता है। अगर मशीन से काम ना बने तो एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस भी देता है। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस क्या हो गया? हो सकता है कि ऐसा एक डिवाइस दे दे, जैसे कि घर में मैं हूँ और कॉलिंग बेल जब बजता है तो मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन अब वो जो कॉलिंग बेल बजता है उसमें एक फ्लैशलाइट भी आता है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ बाहर कोई है। वाइब्रेटरी अलार्म क्लॉक्स मोबाइल में भी आता है ना आजकल, कि सुबह 6 बजे घन घन आवाज़ ना हो पर कंपन हो, तो वो भी अपने में एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस है। तो कुल मिला के वो सारे काम करता है एक ऑडियोलॉजिस्ट, जिससे कि ज़िंदगी आसान हो, जिस व्यक्ति को सुनने में कमी हो या बैलेंस की कमी हो। और क्या कर सकता है? छोटे बच्चे होते हैं जिनको कि सुनने में कमी होती है। आप अगर सुन नहीं पाते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कान में मशीन देना ही काफ़ी नहीं होगा। काफ़ी ये ज़रूरत किस बात की होती है? ज़रूरत इस बात की होती है कि उसे सिखाया जाए कि आप किस तरह से अपना ध्यान उस आवाज़ की तरफ दें और भाषा सीखें कैसे। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी ऑडियोलॉजिस्ट का एक रोल होता है। जैसे मैंने बताया कि कान में सीटी जैसी आवाज़ अगर आती है तो उस आवाज़ को दवा से अगर कम होता है तो अच्छी बात है, नहीं कम होता है तो टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी के माध्यम से सही किया जाता है। यानी कि कुछ सीटी जैसी आवाज़ें, कुछ आवाज़ें दी जाती है, साथ में कुछ एक्टिविटी करने को बोला जाता है और व्यक्ति
कान में आने वाली सीटी या टिनाइटस से निजात पाता है। और क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि बैलेंस डिसऑर्डर एक प्रमुख काम है। आजकल तो बिल्कुल भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में देखें तो बैलेंस डिसऑर्डर की बड़ी बात होती है। तो बैलेंस डिसऑर्डर अगर है तो जांच कर लिया टेस्ट के द्वारा, फिर हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस कुछ दी गए ताकि व्यक्ति का जो बैलेंस या संतुलन खो गया वो वापस उसको मिल जाए। तो बैलेंस डिसऑर्डर भी करता है ऑडियोलॉजिस्ट। और क्या करता है, एजुकेशनल इंटरवेंशन। अगर किसी क्लासरूम में जाता है जहाँ पर कुछ श्रवण बाधित बच्चे हैं या नहीं भी हैं, तो किस तरह से क्लासरूम का माहौल अच्छा बना रहेगा ताकि व्यक्ति बेहतर सुन सके, या जिसे सुनने में कमी है उसे कहाँ बैठाना चाहिए, किधर बैठाना चाहिए, कान की मशीन जो है उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए, समय समय पर क्या क्या और असिस्टेंस चाहिए उसे, एजुकेशनल ऑडियोलॉजिस्ट वो काम भी करता है। और क्या करता है, अर्ली इंटरवेंशन। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, 1000 में से लगभग 2 बच्चों को सुनने में कमी होती है, तो हर एक न्यूबॉर्न सेटअप में जाके जांच करता है, पता लगाता है कि अच्छा सुनने में कमी है या नहीं है, अगर है तो किस तरह से कान की जांच हो संपूर्ण और साथ में कान का मशीन मिले, वो काम भी करता है। तो जो ट्रीटमेंट करता है वो इन लाइन्स में करता है। कहाँ कहाँ काम कर सकता है एक ऑडियोलॉजिस्ट, स्कोप ऑफ वर्क क्या है। पहला, अपना क्लिनिक खोल सकता है, कान का जांच कर सकता है और नॉन मेडिकली हियरिंग एड प्रिस्क्राइब कर सकता है। RCI मान्यता प्राप्त अगर वो हो तो तभी वो ऑडियोलॉजिस्ट कहलाएगा। दूसरा कहाँ काम कर सकता है, अस्पताल में काम कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ ENT में काम करे, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में काम करें, जहाँ की सुनने का जांच करता है और ट्रीटमेंट के बाद क्या सुधार आया उसका भी जांच करता है। और कहाँ काम कर सकता है, एजुकेशनल सेटअप में काम कर सकता है। एजुकेशनल सेटअप माने कि जहाँ भी पढ़ाई होती है BSLP कोर्स की, वहाँ भी काम कर सकता है, क्लिनिशियन के तौर पे, लेक्चरर के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी। और कहाँ काम कर सकता है, हियरिंग कंजर्वेशन मैकेनिज्म प्रोग्राम्स में काम कर सकता है। ये क्या होता है भाई, हियरिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स यानी कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स किन लोगों को टारगेट किया जाता है, इंडस्ट्रियल नॉइज़, यानी कि इंडस्ट्री में अगर है व्यक्ति तो कई एक लोगों को सुनने में कमी आती है जब आवाज़ ज़्यादा होती है, तो इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। काम कर सकता है जहाँ पर कि कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा हो, केमोथेरेपी के चलते सुनने में कमी आती है, वहाँ भी ऑडियोलॉजिस्ट काम करता है, कान की जांच करता है, पता लगाता है कि अच्छा चलो अब सुनने में कमी आ रही है तो क्या दवाई दी जाए। और कहाँ काम कर सकता है, कंजर्वेशन में, रिक्रिएशनल। कॉलेज में आजकल हेडफोन्स, या बच्चे भी आजकल हेडफोन्स काफ़ी पहनते हैं तो उससे भी सुनने में कमी आती है। म्यूजिशियंस को सुनने में कमी आती है तो उनको सुनने में कमी ना हो इसलिए हियरिंग कंजर्वेशन में भी एक ऑडियोलॉजिस्ट काम करता है। और काउंसलिंग करता है, यानी कि सही मार्ग दिखाता है, अगर सुनने में कमी हो तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ किन किन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। काउंसलिंग, कौन कौन से वोकेशनल स्किल्स उसके व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं अगर उसे हियरिंग इम्पायरमेंट हो, कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको बताता है ऑडियोलॉजिस्ट काउंसलिंग में। और क्या करता है, टेली हेल्थ सर्विसेज। आजकल ऑडियोलॉजिस्ट तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए एक तरफ ऑडियोलॉजिस्ट होगा और किसी दूर की जगह में कोई दूसरा असिस्टेंट होगा जिसके मदद से कान की जांच भी कर सकता है ऑडियोलॉजिस्ट, साथ ही साथ हियरिंग एड फिटिंग भी कर सकता है और कुछ बेसिक थेरेपीज भी दे सकता है। तो टेली ऑडियोलॉजिस्ट में भी काम करता है, रिसर्च में काम करता है, शोध या जांच में काम करता है, क्लिनिशियंस के तौर पे काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में हो गए, आपके अलग अलग क्लिनिक्स में हो गए, या नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ CRC में हो गए, तो क्लिनिक में काम करते हैं एज क्लिनिशियन, यानी कि जांच करते हैं, जो थेरेपी चाहिए वो थेरेपी दी जाता है, हियरिंग एड प्रिस्क्राइब किया जाता है, ईयर मोड्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, वहाँ भी काम करते हैं। और कहाँ काम करते हैं, और काम करते हैं एज एडवोकेट्स, यानी कि कई एक जगह जाते हैं जहाँ ये बताते हैं कि सुनने की महत्व क्या है और किस तरह से सुनने में कमी आती है, क्या क्या करना चाहिए ताकि सुनने में कमी ना आए, तो एडवोकेसी वाला काम भी करते हैं। फाइनली और क्या करते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लीडर्स। कई एक क्लिनिक्स, कई एक नेशनल इंस्टीट्यूट, कई एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि उस पूरे क्लिनिक के बारे में जानकारी रखते हैं और किस तरह बेहतर से बेहतर वो क्लिनिक चल सके उसको बनाए रखते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो एक ऑडियोलॉजिस्ट का वर्क डोमेन अपने प्राइवेट क्लिनिक से लेकर के किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी होता है और कई जगह काम कर सकते हैं। ये है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑडियोलॉजी। धन्यवाद।